नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सुकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में हरिद्वार में कलश वंदन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु रविदास के समरसता और समानता वाले संदेशों को समाज में फैलाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं और राज्य सरकार की ओर से लागू समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि ये कदम समाज में समानता को मजबूत करते हैं। हमारे सम्मानित मेरे मित्र, भाइयों बहनों, ये भगवानपुर की ये पुण्य भूमि, ये माटी हमेशा से अध्यात्म की समर्पण और समाज निर्माण की एक सशक्त केंद्र की भूमि रही है। और आज इस पावन धरा पर आप सबके बीच में उपस्थित होना और ऐसे शुभ अवसर पर जहां हम कलश की बात करते हैं तो कलश हमेशा शुभ होता है, और शुभ से भी महाशुभ कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के 650वीं जयंती के अवसर पर इस कलश यात्रा में सम्मिलित होना, उनको नमन करना सच में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में समरसता संकल्प महाअभियान संचालित किया जा रहा है, और आज का एक कलश बंधन कार्यक्रम भी उसी महत्वपूर्ण अभियान की एक कड़ी है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कलश मंगल, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा निकालते हैं, कलश का पूजन करते हैं, कलश में सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, और ऐसा ही आह्वान आज काशी से चलकर हम सबके बीच हमको करने का भगवानपुर की इस पुण्य भूमि पर मिला है। और आज का ये बंधन कार्यक्रम गुरु रविदास जी के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महाअभियान का शुभारंभ है। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को और समाज के प्रबुद्धजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। से संत गुरु रविदास जी के महान विचारों को जन जन तक पहुंचाने का पुण्य प्रयास किया है। बहनों, आज जब हम संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हैं तो हमें पीछे जाना होगा। जब उन्होंने जन्म लिया था तब समाज अनेक कुरीतियों से झगड़ा हुआ था। ऐसे वक्त में उन्होंने मानवता का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया, और बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपनी जाति से बड़ा नहीं होता है। अगर वो बड़ा होता है और सदियों सदियों तक याद किया जाता है तो केवल अपने अच्छे कर्मों से याद किया जाता है, मानवता के कामों से याद किया जाता है। उन्होंने ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की थी जिस समाज में कोई भूखा न रहे, कोई न छोटा हो न कोई बड़ा हो, सभी को समान अधिकार मिले। उनकी अमर वाणी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थात जिस प्रकार केले के तने को छीलने पर एक के अंदर एक, पत्ते के नीचे पत्ता निकलता है और अंत में कुछ नहीं निकलता, इसी प्रकार इंसान भी जातियों में बंटकर नष्ट हो रहा है। जब तक समाज में यह भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक अखंड और सशक्त समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, उसमें हमेशा बाधा बनी रहेगी। भाइयों बहनों, मुझे ये जानकर ये कहते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि संत रविदास जी ने इसी समरता और समानता के संदेश को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर आज पूरे देश के अंदर धरातल पर उतारा जा रहा है। आज केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है, जिसके तहत
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम हो रहा है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, दशकों तक देश की राजनीति में गरीब, दलित, वंचित और श्रमिक समाज की बात तो बहुत की गई, लेकिन उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बरसों तक करोड़ों परिवार धुएं में खाना बनाने, खुले में शौच करने जैसी पीड़ा झेलते रहे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहे, गंभीर बीमारी आने पर इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी गंवाते रहे, अपने घर के गिरवी रखते रहे। जिन मूलभूत सुविधाओं को बहुत पहले गरीब का अधिकार बन जाना चाहिए था, उन्हें लंबे समय तक केवल और केवल चुनावी वादे तक सीमित रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को तुष्टीकरण नहीं, राजनीति को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सेवा और सुशासन का माध्यम बनाया। अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का उन्होंने जो संकल्प लिया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि सरकार की योजनाएं किसी जाति, वर्ग या वोट बैंक के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता और आवश्यकता के आधार पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी का परिणाम हुआ कि उज्ज्वला योजना ने हमारी माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर उन्हें सम्मान का जीवन दिया। वहीं स्वच्छ भारत अभियान चलाकर घर घर शौचालयों का निर्माण कर माताओं बहनों की गरिमा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। साथ ही जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का सुरक्षा कवच मिला है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को अपने घर के सपने को साकार किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में जन शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को घर बैठे ही अपनी समस्याओं का निस्तारण मिल सके। सीएम ने कहा कि हेल्पलाइन की समीक्षा L1 से L4 स्तर तक की जाती है। 05 सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, ये शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। और कुछ मैंने जो लोग शिकायत करता थे उनसे बात भी करी है। मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ और उसके आधार पर फीडबैक लेकर हमारा प्रयास होता है कि जिस विभाग की समस्याएं हैं वो विभाग उन समस्याओं का समाधान करें। कुछ पेंशनों से जुड़े हुए मामले हैं, पेयजल से जुड़े हुए हैं, सड़क से, अन्य जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे जुड़े हुई योजनाएं थी, उन सभी के त्वरित रूप से समाधान करें। 31 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर गदरपुर बस अड्डे पर तैयारियां तेज हो गई है, जिसका जायजा लेने विधायक अरविंद पांडे बस अड्डे पहुंचे। इस दौरान परिवहन निगम के प्रबंधक संचालन क्रांति सिंह ने कहा कि नए बस अड्डे पर यात्रियों को टिकट बुकिंग, प्रतिशाल्य समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री 31 जुलाई को गदरपुर पहुंचकर नए बस
अड्डे का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा क्षेत्र की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। अभी तक यात्रियों को सड़क किनारे से बस पकड़नी पड़ती थी, ना यात्रियों का शेड था, ना यहाँ बुकिंग की सुविधा थी। अब प्रॉपर एक बस अड्डा मिल जाएगा, बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, बसों का स्थान नियत हो जाएगा कि बस इन आउट होगी, तो यात्रियों को जिनको अपने गंतव्य से किसी भी दिशा में जाना है तो वो यहाँ से अपनी बस पकड़ सकेंगे। मुझे इस क्षेत्र का आम जनता ने मुझको अपना नौकर बनाया है, मुझको सेवक बनाया है। मैं विधायक भी हूँ तो अपनी वजह से नहीं हूँ, यहाँ की जनता की वजह से हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के प्रति अनदेखी की होती तो यहाँ बस अड्डा नहीं बनता, अनदेखी की होती तो हाईवे नहीं बनता, अनदेखी की होती तो गोला भोज पर्यटन केंद्र पे जो कई करोड़ रुपए की योजनाओं से हमारी सड़क बन गई है, ये सब नहीं बनती। अनदेखी की होती तो हमारे क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए हमारे डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। ये सब काम कभी नहीं होते। इसीलिए कल हमारे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रतिभाग करें। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान के तहत 14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है वे फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। नाम या विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिन 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए हैं और जिन 5 लाख मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो सका उन्हें भी पूरा अवसर दिया जाएगा। बीएलओ बूथ पर ही उनकी रिपोर्ट लेंगे और जरूरत पड़ने पर एआरओ भी मौके पर सुनवाई करेंगे। मतदाताओं को किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। साथ में आगामी जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें जो दिक्कतें आ सकती हैं जनता को, उसके संबंध में जनता को अवगत कराना कि उसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ जनपद स्तर पर की जा सकती हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे प्रदेश में 14 जुलाई को जो हमारा ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ है, उन सभी ड्राफ्ट प्रकाशन के अनुसार निर्वाचक नामावली की प्रतियां जो है सभी बूथ पर, सभी जिलों में, सभी तहसील स्तर पर और ब्लॉक कार्यालय, इस प्रकार जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ के बीएलओ के द्वारा भी इस सूची को वहाँ के प्रमुख कार्यालय में और वहाँ के ग्राम पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध कराया गया है। तो सभी से सर्वप्रथम अनुरोध ये है कि आप सभी मतदाता और वहाँ के जो भी संभ्रांत नागरिक हैं, आप इस सूची का एक बार अध्ययन कर लें और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नाम सूची में नहीं होगा तो वो कृपया अपना फॉर्म 6 भरकर, और किसी प्रकरण में कोई त्रुटि अगर सूची में दर्ज पाई जाती है तो ऐसे प्रकरणों में त्रुटि के सुधार के लिए फॉर्म 8 भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मॉनसून सक्रिय होने के कारण लगातार औली क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पेयजल संकट गहरा गया है। औली हेलीपैड रोड पर स्थित होटल व्यवसायी पानी सप्लाई बाधित होने से परेशान है। कारोबारी रविंद्र कंडारी ने कहा कि 2 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन अभी तक पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं हो पाई। औली होटल एसोसिएशन ने पेयजल विभाग से अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द पानी के सोर्स से हमारे क्षेत्र की पानी की पेयजल आपूर्ति को बहाल करें। हो रहा खाली, अब हो रहा ना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ज्योतिमठ में बारिश होने के चलते पेयजल जो लाइन है वो बाधित हो चुकी है। कई बार शिकायतें भी करवाई गई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, देखिए औली जो पर्यटन स्थल है और लगातार जो है चारधाम की यात्रा के वो फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब के जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, औली पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार जो बारिश हो रही है उसका सीधा असर जो है होटल कारोबारियों पर पड़ रहा है। और जो औली से आगे हेलीपैड क्षेत्र के जो होटल कारोबारी है, उनके होटलों में जो उनका प्रतिष्ठान है वहाँ पे पेयजल आपूर्ति जो है
ठप हो चुकी है। दरअसल जिस सोर्स से यहाँ पे पेयजल आपूर्ति सुचारू की जाती थी, आपूर्ति की जाती थी, उस सोर्स पे कहीं न कहीं जो है पानी बढ़ने से जो है दिक्कतें वहाँ पे आ चुकी है। और इनका कहना है कि 2 दिनों से इन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन जो इसकी शिकायत दर्ज की है कि पेयजल आपूर्ति को सुचारू किया जाए, फिटर यहाँ पे बुलाए जाए, लेकिन 2 दिन बीतने के बावजूद भी यहाँ पे न विभाग का कोई कर्मचारी आया और न कोई फिटर जो है जो लाइन पाइपलाइन को देखने के लिए आया। लिहाजा जो आसपास के जो होटल कारोबारी है उन्होंने आज जो है जो लाइन का जो मुख्य स्रोत है, पेयजल स्रोत है, वहां तक पहुंच करके जो देखा कि कहाँ पे आखिर पानी में दिक्कत आ रही है, कहाँ से पानी सुचारू नहीं हो पा रहा है, और अपने संसाधनों के बलबूते वो अभी भी स्रोत पे जो है पानी की जो सप्लाई है उसको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और पिछले 2 दिनों से जो है वो धारे का पानी लेकर के जो है वहाँ पे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। साथ ही पर्यटकों को भी बिना पानी के इस क्षेत्र में काफी दिक्कत हो रही है। जी संजय हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। लगातार हो रही बारिश से ज्योतिमठ विकासखंड के सनवैली स्थित किमाड़ा गांव में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिरने से कई मकानों में कीचड़ और मलबा घुस गया, जबकि मंदिर की भोग मंडी की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। खेत खलिहान और पैदल संपर्क मार्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। स्थिति गंभीर होने पर कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और आजीविका पर भी संकट गहरा गया है। सूचना मिलते ही ज्योतिमठ प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन करने मौके पर रवाना हो गई है। गदरपुर के रामजीवनपुर नंबर 2 गांव में गश्त के दौरान सब इंस्पेक्टर मुकेश मिश्रा को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से बिक्री के लिए रखा बड़े जानवर का संदिग्ध मांस बरामद किया और मामले की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जो है पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि रामजीवनपुर नंबर 2 में जो है कुछ संदिग्ध मांस पकड़ा गया है। उनके द्वारा मुझे बुलाया गया, मेरे द्वारा वहाँ मौके पर जो है सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है और उसको जो है लैब के लिए भेजा जा रहा है। लैब से उसकी पुष्टि होगी वो किस जानवर का मीट है। हरिद्वार में महज 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। बारिश के चलते खड़खड़ी क्षेत्र स्थित सूखी नदी में अचानक तेज बहाव और जलस्तर बढ़ गया, जिसकी चपेट में आकर सूखी नदी में पार की गई गाड़ियां बह गई और बहकर आगे फंस गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और क्रेन हाइड्रा की मदद से पानी के तेज बहाव में फंसी गाड़ियों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए और आसपास तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में वाहनों को सूखी नदी के क्षेत्र में पार्क न करने दें। देखिए, जनपद हरिद्वार में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और कमोबेश हमारे वहाँ कुल 13 निर्धारित पार्किंग है। इन पार्किंगों का उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। यह घटना सूखी नदी के नाम से जाने वाली एक प्लेस की है, जो कि बारिश का पानी आने की वजह से उसमें काफ़ी बारिश का पानी हो जाता है। इसी क्रम में आज करपात्री चौक से और शमशान घाट के बीच में यह प्लेस है, जहाँ पे कुछ लोग जो कि अंत्येष्टि करने के लिए आए थे और उन्होंने वाहन खड़े किए और खड़े करने के बाद फिर वो बारिश होने के कारण अचानक पानी आया और वो उसकी चपेट में वाहन आ गए। वहीं पे चूंकि हमारे पास हाइड्रा का काम भी चल रहा है, लिहाजा हम रेस्क्यू करा रहे हैं। वहाँ पे चेतावनी बोर्ड भी लगा हुआ है और जो आस पड़ोस में ड्यूटियां हैं उनको भी ब्रीफ किया गया कि कृपया करके यहाँ पे किसी भी वाहन को पार्क न होने दें जो लोग शमशान घाट पे आते हैं। आपके माध्यम से भी लोगों को से निवेदन है कि वहाँ स्थानीय लोगों से लेकर जो भी लोग आते हैं उनको पता है कि जब भी बरसात का समय आता है तो सूखी नदी में काफी जल जमाव होता है, पानी आता है और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं वाहन जो वहाँ पार्क होते हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। सामान्य दिनों में उसका पार्किंग के रूप में इस्तेमाल होता है, लिहाजा जो लोग आते हैं वो वहाँ पे खड़ा कर देते हैं, लेकिन बरसात में उसका बिल्कुल पार्किंग के रूप में इस्तेमाल ना करें। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास मसूरी से देहरादून की ओर जा रहे कार ट्रक की टंकी में घुस गई। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक ने ब्रेक मार दिए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रक चालक ने कहा कि कार में सवार सभी लोग शराब के नशे में थे। उसने आरोप लगाया कि कार सवारों ने उनके साथ मारपीट भी की, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है।
गढ़वाल मंडल में लगातार हो रही बारिश और आपदा की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालत की समीक्षा की और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि जहां भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है वहां तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई जाए और पशु हानि, फसल नुकसान और खेतों के बहने जैसी घटनाओं का जल्द सर्वे कर प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सभी आपदा राहत टीमों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजमार्ग, बीआरओ और पीएमजीएसवाई की सभी बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार सहित पूरे गढ़वाल मंडल में प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ हालत पर नजर बनाए रखने को भी कहा गया है। संसद में सख्त नकल विरोधी कानून पेश किए जाने की तैयारी के बीच कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार 2024 में भी ऐसा ही कानून लाने का दावा कर चुकी थी, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं रुकी नहीं। उन्होंने पूछा कि नए कानून में क्या नया है और केवल सजाओं की अवधि बढ़ाने से संगठित पेपर लीक माफिया पर अंकुश लग जाएगा। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकारों के अनुभव का भी हवाला दिया और कहा कि कानून बनने के बावजूद लीक जारी रहे। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की निंदा की और जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि युवा वादों के बजाय पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और ठोस परिणाम चाहता है। संसद में नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र ने 2024 में भी नकल विरोधी कानून लाने का काम किया और ये दावा किया था कि ये सख्त नकल विरोधी कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेपर लीक हुए हैं। अब 2026 में इसकी कयामत जो है फिर शुरू हो रही है। अब फिर कड़ा कानून लाने की बात कही जा रही है, लेकिन कड़े कानून में प्राविधान क्या है? आपने सजा की अवधि बढ़ाई है, आपने जो उन पर फाइन लगेगा या उनसे जो है पेपर लीक होने के परिप्रेक्ष्य में जो धनराशि उसको बढ़ाने का काम किया है, लेकिन रुकेगा कैसे ये तो बताएं। डोईवाला विधानसभा के पूर्व विधायक, उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट को गुरुवार को परवादून कांग्रेस कार्यालय डोईवाला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने उनके राजनीतिक जीवन, जनसेवा और मजदूर हितों के लिए किए गए जनसंघर्ष को याद करते हुए कहा कि हीरा सिंह बिष्ट ने हमेशा आम जनता और श्रमिक वर्ग के अधिकारों की लड़ाई को प्राथमिकता दी है। उनका सादगीपूर्ण जीवन, जन सरकार के प्रति समर्पण और सामाजिक योगदान आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।